की भूमिका है वो किस प्रकार की है और कितना महत्वपूर्ण काम वो हमारे समाज को बनाने में कर रही हैं। अब सत्र को आगे बढ़ाते हैं। स्वाति, आप भी आ जाएं हमारे साथ, हमको ज्वाइन करें। मैम, आपसे मैं शुरुआत करूंगा, जो कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई हमारे साथ शख्सियतें रही हों या समाज सेवी के तौर पर, डॉक्टर्स के तौर पर, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि महिला शक्ति की जब हम लोग बात करते हैं तो असल मायने में विमेन एम्पावरमेंट क्या है, आप उसको कैसे देखते हैं और अपने बारे में आप बताएं, आपकी भूमिका उसमें कैसे है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर बरखा गुप्ता है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड मिलके हम एक छोटी सी जगह पे एक बड़ा सेटअप चलाते हैं जिसका नाम है देवांती राज हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मैं लोगों को उनके डिज़ीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी भी गाँव में छोटे कस्बों में लोगों को ये नहीं पता है कि क्या डिज़ीज़ है, उसको कहाँ दिखाना चाहिए, किससे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हम इसके लिए बहुत सारा फ्री कैंप भी लगाते हैं जिससे लोगों को अवेयरनेस हो कि हमें क्या बीमारी है और कहाँ हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल। मैम, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आपसे पहले भी बातचीत हम लोग की हो रही थी, डॉक्टर्स की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है और जब हम लोग देखते हैं क्योंकि समाज के अंदर अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ उन चीज़ों को सही तरीके से बता पाना, और ख़ासतौर से जब स्वास्थ्य की हम लोग बात करते हैं तो जो लोग बेसिक बातें नहीं समझ पाते उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए उनको मेन स्ट्रीम में लाना, आपकी भूमिका उसमें कैसी, और आज की वीमेन एम्पावरमेंट को आप कैसे देखती हैं? अगला सवाल मेरा उसी से जुड़ा हुआ, कैसे देखें आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण राव। मैं आरबी राव मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड पार्वती आईवीएफ सेंटर की डायरेक्टर हूँ गोंडा में। और जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया तो मैं ये बताना चाहूँगी कि महिलाओं के हर उम्र में, हर पड़ाव में चुनौतियाँ होती हैं। जब वो छोटी होती हैं तो जैसा अभी हमने बात की कि एचपीवी वैक्सीन की अवेयरनेस और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अवेयरनेस, मीन्स जब उनको मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं तो किस तरीके से उन्हें डिस्पोज ऑफ करना है पैड, क्या बताना है, क्या क्या खाना है कि वो बहुत एनीमिक ना हो। फिर आता है उनका एडोलेसेंट एज ग्रुप, जिसमें कि आजकल आप जानते हैं सारे बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं वो जंक फूड्स खाना बहुत प्रेफर करते हैं। तो उससे होने वाली समस्या और बाकी सब जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर से होने वाली पीसीओएस, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जो आपने सुना होगा कि आजकल एडोलेसेंट्स को बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके बारे में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ दवाइयों से वो चीज़ ठीक नहीं होती। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, डाइट कंट्रोल, वेट कंट्रोल सब शामिल है। तो हम हमारे जो भी एडोलेसेंट फीमेल्स हैं उनको हम फोकस करते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए। फिर आगे आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, महिलाएं जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है तो उससे होने वाली समस्याएं जैसे कि इनफर्टिलिटी, जो कि मेरा फील्ड है पार्वती आईवीएफ सेंटर के नाम से मैं जो आईवीएफ सेंटर चलाती हूँ उसमें मैं इनफर्टिलिटी ही मेनली ट्रीट कर रही हूँ। तो उसमें जो नारी, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल पेरिफेरी एरिया में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो नारी को लगता है कि सब चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी ही है। इनफर्टिलिटी में भी क्या पता मुझ में ही कोई कमी हो, पर ऐसा नहीं है। मेल इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो इक्वली कॉमन। 50% दोनों चीज़ जिम्मेदार हो गए, फीमेल और मेल दोनों जिम्मेदार होते हैं। उसके बारे में अवेयरनेस देना, पेशेंट को बताना कि ये जांच करानी है आपको। ऐसा नहीं समझें कि सिर्फ आप ही में कुछ दिक्कत है, हो सकता है कि पति में कुछ शुक्राणु को लेकर समस्या हो सकती है। फिर आगे पड़ाव आता है मीनोपॉज, पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप वाला, जिसमें जो भी महिलाएं होती हैं उनको डिप्रेशन का शिकार, हॉट फ्लशेस, ये वाली समस्याएं होती हैं। तो उसके बारे में अवेयर करना। तो कहने का मतलब यही है कि उम्र के हर पड़ाव में हम महिलाओं को चुनौतियां ही चुनौतियां हैं और नारी शक्ति हम उभर के आ रहे हैं। किरण जी, मेरा सवाल आपसे ये भी था कि देखिए आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया। आज के दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो खान पान है वो वैसा नहीं होता है, मिलावट से भरा हुआ होता है, और महिलाएं जो उनका बिजी स्केड्यूल होता है अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। और आपने जिक्र किया कि देखिए दोनों ही पक्ष में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं इसे डील करने को लेकर, और किन किन चीज़ों का महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए? और साथ ही देखिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा चेंज, जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होता है एक बच्चे को जन्म देना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और वो मानसिक जो बदलाव आते हैं उनसे पूरी जिंदगी जो है वो महिला लड़ती भी है, संवरती भी है, निखरती भी है। उसे कैसे डील करती हैं आप? देखिए, हमारी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है
उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है हम महिलाओं की ANC चेकअप वाली चीज़ मीन्स एंटीनेटल केयर में। हम जो भी महिलाएं आती हैं प्रेग्नेंट होती हैं उनको बताया जाता है कि आप अगर बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी वगैरह नहीं मीन्स कोई भी फीमेल नहीं चाहेगी कि कोई एबनॉर्मेलिटी हो, तो उसको ज्ञान देना कि सिंपल एक टैबलेट होती है फॉलिक एसिड की, वो खानी होती है एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर जब आप ट्राई कर रहे हो कंसेप्शन के लिए, तो उससे आपके बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी ना आए। फिर उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, हर ट्राइमेस्टर में पेशेंट को कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। तो महिलाएं हर चीज़ के लिए आती हैं, जैसे कि हमें लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, तो उनको बताना कि आपको ये कारण हो सकते हैं। फिर वो जो भी फीमेल है वो अपनी अगर ग्रैंड सासू माँ के साथ आती है तो स्पेशली बोलती है मैम प्लीज़ आप एक बार समझा दीजिए उन्हें कि मेरे को रेस्ट करने की ज़रूरत है, मेरी अवलनाल नीचे है, ये सब समझा दीजिए। तो मैं ये फेस करती हूँ कि जब भी OPDs में महिलाएं आती हैं और अभी भी हमें ज़रूरत है हम महिलाओं को सपोर्ट करने की। मैं चाहती हूँ कि हर सास माँ बने और हर ANC पेशेंट को उतनी ही अच्छी केयर दें जितनी कि वो अपनी बेटी को देती हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, क्योंकि एक महिला को हर स्तर पे हर किसी के सहयोग की ज़रूरत होती है, परिवार के हर सदस्य सहयोग करें। किरण जी, क्योंकि देखिए आप कवित्री हैं, मैं अब देखिए कुछ कविता का भी अब हम जिक्र करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि किस तरह से बदलाव कविता के माध्यम से आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोले। मैं बताना चाहूँगी कि मेरा परिचय, ये जो कवित्री है ये सेकेंडरी है। मैं डाक विभाग में अधीक्षक डाकघर के पद पे कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं लखनऊ GPO में ही थी और इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र गोंडा हुआ है। गोंडा मेरा गृह जनपद है। तो मैं जनता की सेवक हूँ। कविता तो इसलिए है कि जब कहीं किसी झंझावात में आप उलझते हैं तो अब क्या है, अपने स्वयं से लड़ाई अवश्य लड़ते हैं। उनको अगर आप शब्दों में उतार देते हैं तो वो समाज का भी एक आईना हो जाता है और अपने लिए भी एक सुकून होता है कि हमने कुछ हासिल किया। ये कविता मात्र इसीलिए है और इसीलिए मैं सिर्फ कविता अपने लिए ही नहीं, सभी नारियों के लिए। मैंने एक लिखा था, जब मुझे थोड़ा कष्ट हुआ कहीं हर सपने पूरे नहीं होते हैं सभी के साथ, तो मैंने लिखा अपने सपनों को पाने की जिद हमने भी ठानी है और मैं तो हूँ एक जीवट नारी, हार न हमने मानी है। हार, ये बड़ी कविता है और समय वाकई नहीं मिलता है और मैं सिर्फ अपना परिचय यही है सीधा सीधा कि मैं जनता की सेवक हूँ और एक ईश्वर से भी न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगी न थकूंगी जब तक इस जहान में रहूंगी, मैंने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है, खुद से वादा किया है। बहुत खूब। आयुष, सुना आपने? बिल्कुल, यही तो महिलाओं के रंग है। आप देखिए कि किस तरह से हर एक मकाम पर मैम ने ये भी बताया कि उनका पहले परिचय क्या है, वो किस तरीके से उस महत्वपूर्ण भूमिका में है, साथ ही साथ जब उस स्थिति में वो पहुंचते हैं, उनको लगता है उनको कुछ लिखना चाहिए, तब वो किस तरह से मोटिवेट करती हैं, वो भी शब्दों के माध्यम से हम लोग देख रहे थे। और शायद इसीलिए हमको लगता है कि ये जो आधी आबादी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं उनको सैल्यूट करना चाहिए। मैम, आपके प्रोफेशन के बारे में तो हम लोग लगातार बात कर ही रहे थे। आपने बताया भी कि आप छोटी सी जगह में एक बड़ी संस्था को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि बीइंग अ वुमेन, आपको क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग होता है एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए, वो निकल करके बाहर आना और अपने उन एम्बिशियस जो उनके सपने हैं उसको पूरा कर पाना? क्या अभी भी आप चुनौती देखते हो? सबसे बड़ा चैलेंज एक महिला के सामने क्या होता है? बिल्कुल, हम जब से ये फंक्शन स्टार्ट हुआ हम यही सुनते आए हैं कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है तो चैलेंजेस तो सबको ही फेस करने पड़ते हैं। बीइंग अ फीमेल, छोटी जगह से आप बिलोंग करो, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि आप कहाँ पढ़ोगे, बाहर जाओगे या नहीं जाओगे। फिर अपने बारे में बताएं, आप यहाँ तक का जो मुकाम, आपका जो सफर है वो कैसे तय किया आपने? चैलेंजिंग तो था बट फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। जैसे कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग थे। फिर मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे। तो ये सारे जो सपोर्ट था, सपोर्टिंग सिस्टम था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और हम अपनी संस्था में फ्री कैंप्स लगाते हैं जिसमें कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल के बारे में कि क्या खान पान होना चाहिए, एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए, हम मतलब अपना जो लग्जरी स्टाइल है उसको कैसे चेंज करें, इन सब
के बारे में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मतलब लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आज का सबसे कॉमन प्रॉब्लम लोगों में है ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये सर्वाइकल, जो कि मोबाइल का यूज़ करने से बहुत ज़्यादा होता है लोगों में। मोबाइल लैपटॉप का यूज़ आजकल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी ये डिजीज़ होती है। उसके बारे में भी हम लोगों को अवेयर करते हैं कि आप कैसा पॉस्चर रखें, कैसे यूज़ करें मोबाइल का, कितनी देर तक यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ करें, एक लेवल बनाएं और ज़्यादा नेक को फ्लेक्स ना करें। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताते हैं, तो यही सारी चीज़ें हम बताते हैं। और थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही है छोटे सेटअप में, छोटी जगह पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं फीमेल्स के लिए, बट ऐसे ही है। ठीक है, चुनौतियों से पार पाके ही आप यहाँ तक पहुँचे। मैम, आपसे भी मेरा यही सवाल है, इतने सारे अचीवमेंट्स जब आप बता रही थी, आप किस तरह से महिलाओं को अवेयर कर रही हैं उस बारे में जब आप बताते हैं, तो अपने चैलेंज के बारे में भी आप बताएं कि चुनौतियाँ क्या रही आपके सामने, या अभी भी मौजूदा वक्त में आपको लगता है कि महिलाओं के सामने किस प्रकार की चुनौतियाँ आप पाती हैं? चैलेंजेस क्या हैं महिलाओं के लिए? जी, महिलाओं के चैलेंजेस तो जैसे मैंने आपको बताया हर पड़ाव पे है, और हम जो भी महिलाएं होती हैं उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम जितना भी निःशुल्क सुविधा उनको दे पाएँ, जैसे कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर, ये सब हम ऑर्गेनाइज कर पाएँ, और उनको आयरन कैल्शियम की टैबलेट जो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपने पूछा था एंटीनेटल केयर में क्या, तो एंटीनेटल केयर में ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाए तो पीपीएच होगा, ये मैंने पहले भी कहा था, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन इंडिया। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है कि सिर्फ ब्लड की कमी से वो पेशेंट ख़त्म हो गई, या फिर उसे प्रॉपर सुविधा नहीं मिली, प्रॉपर लेबर मैनेजमेंट नहीं मिला। तो हम यही कोशिश करते हैं। मेरे को लगता है कि पैसा ना होना ये तो उसकी किस्मत में था कि नहीं है, लेकिन उसको मैं अच्छे से अच्छी सुविधा ना दूं ये तो मेरे ऊपर है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर पेशेंट मेरे को पैसा नहीं दे रहा कोई बात नहीं, तुम आओ, लेकिन तुम्हारा ये तो हक है कि तुम जिंदगी जियो। अगर मैं तुम्हें बचा पाई तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। एक सिंपल से ऑक्सीटोसिन नाम की इंजेक्शन से अगर किसी की लाइफ बच रही है तो हम लोगों को भगवान ने इतना दिया है कि हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, तो हम हर स्टेज पे हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर धनंजय कुमार राव, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं गोंडा में, हम दोनों का यही मेन एम था इतनी छोटी सी जगह पे इतना हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन करने का, कि हम लोग ये बहुत ख़राब लगता था कोई ब्लीड करते हुए ट्रॉमा पेशेंट आता था जिसको बहुत फ्रैक्चर हो गए, उसको सिंपल सा लाइगेशन ऑफ आर्टरी नाम की चीज़, मीन्स की वेसल्स को बांधना है और उसकी लाइफ बच जाएगी जब तक कि वो टर्शरी केयर सेंटर में जाएगा। तो वो वाली चीज़ अगर हमारे पास है, सुविधा कुछ टूनी के नाम की चीज़ है जिससे हमें बांध के अगर पेशेंट आगे तक पहुंच पाए, उसकी लाइफ बच जाए, सिर्फ पैसों की कमी के कारण आप नहीं करोगे, ये तो कोई उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि भगवान ने हम लोगों को बहुत बहुत कुछ दिया है। हम अगर इतना सा समाज के लिए कर दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किरण जी, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? जी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मुझे अभी तक तो नहीं लगा, और भगवान करे आगे भी ना लगे। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से ये करते आ रहे हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट हमें नहीं मिला अभी तक। चलिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हम तमाम महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं। हर उम्र में आपने भी जिक्र किया कि देखिए चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। अभी हमने सवाल आपसे पूछा कि एक माँ बनने में किस तरह का चैलेंज होता है। आपकी बॉडी के शेप में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंज बहुत सारे आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज बहुत सारे आते हैं। ऐसे चेंज से कैसे लड़े हम, और कैसे ये समझें कि हमें सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपने भविष्य के बारे में भी देखना है, अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है, अपने परिवार के बारे में भी सोचना है, कैसे इन सभी चीज़ों को मैनेज करें। और साथ ही एक और मेरा सवाल आपसे है कि बिजी लाइफस्टाइल में हम कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, कैसे खान पान का ध्यान रखें। देखिए, एक महिला दूसरी महिला के इस चैलेंजेस को तभी समझ पाती है जब वो ये स्टेज पार करती है, मीन्स वो जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है, उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर जो उसमें चेंजेस आते हैं वो तभी समझ में आते हैं। चूँकि मैं एक माँ हूँ 6 महीने के बच्चे की, तो मुझे अब सब समझ में आ रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे नारी शक्ति वाली चीज़ कही, सुबह से हम लोग यही बात करते आ रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे मल्टी चैलेंजेस चीज़ें करते हैं, और हम लोग सृष्टि के रचनाकार हैं, तो हम लोगों को तो चैलेंजेस मिलेंगे ही। तो हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें फेस करें, और घर वालों का बहुत सपोर्ट
मिलता है मुझे। और मैं विश करती हूँ कि हम सारे महिलाओं को इस तरीके का सपोर्ट मिले, जैसे कि हमारे इन लॉज की तरफ से और हस्बैंड की तरफ से। तो कोई भी महिला, जैसे कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, कोई आगे नहीं बढ़ पाता बिना किसी के सपोर्ट के। और पति भी मित्र जैसा सपोर्ट देता है, तभी कोई महिला इस स्टेज पे बैठ पाती है। तो यही बहुत समझिए अच्छी कि वो ही सब कुछ है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत अच्छी बात। किरण जी, आप भी इस बात से सहमत रखती हैं कि देखिए बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल विमेन देयर इज अ मैन? मैं एक बात कहना चाहूंगी, अभी हम नारी सशक्त किस रूप में है हमने देखा, आप सब ने देखा देवी जी के 8 हाथ होते हैं। मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा नहीं बताऊंगी ये चीज़ कि हमारे वो 8 हाथ कौन से हैं, और उन 8 हाथों में हमारी बतौर माँ, पिता, इन लॉज की भूमिका या पति, जैसे कहा ना, सशक्त कौन है, सशक्त किन हाथों में है, वो हाथ उसके हाथों में जुड़ रहे हैं या उसके 8 हाथ बना रहे हैं। कोई अकेला सशक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके 2 ही हाथ हैं। जब छोटी बच्ची होती है, उसके 2 हाथ उसके माँ के, 2 हाथ उसके पिता के और 2 हाथ उसके गुरु के। वह एक सशक्त नारी का रूप होती है। इसी प्रकार जब वो ससुराल जाती है, उसका पति अगर उसका साथ देता है तो 2 हाथ मिलके 4 हाथ हो जाते हैं, और अगर उसके इन लॉज तो वो 8 हाथ बन जाते हैं। हाथ तो उसके उतने पहले भी थे। अगर वो हाथ नहीं मिले तो हम अकेले उन हाथों से ही लड़ने लगते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, और हमारी शक्ति वहीं क्षीण होने लगती है। इसलिए हम जिस भी भूमिका में हैं, पुरुष बराबर का भागीदार है। ऐसा नहीं कि हम बिना पुरुष के समाज को, बिना पुरुष के हम कहते हैं कि हम सशक्त हैं, हम महिला हैं। नारी जिसके पास सृजन की शक्ति है, उसको किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो उस शक्ति को सही रूप देने की, उस शक्ति को सही दिशा देने की। और दिशाएं जिस तरह 8 होती हैं, उस तरह ये 8 हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, हमारे गुरु, हमारे भाई बहन, इन सब से मिलकर ही घर बनता है, समाज बनता है, परिवार बनता है, और उसके बाद देश बनता है। और अगर हमें सशक्त देश की परिकल्पना करनी है तो हम जिस भी रूप में हैं वहाँ अपनी भूमिका को समझें, और अपनी उस सशक्त भूमिका में हर नारी को, हर पुरुष को संबल बने, उनको संबल दें। बिल्कुल इतना ही कहना मैम, सत्र की समाप्ति से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ 2-4 लाइनें आप महिलाओं के लिए जरूर सुनाएं इस मंच से। और आप, मैं देखिए, मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं जो सेवक हूँ, जैसे अभी डॉक्टर ने आपको, मतलब मैं बताऊंगी, उन्होंने कहा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करती हूँ अगर बेटी हुई है। मैं उनसे निवेदन करना चाहती थी, या मैं इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहती, जो भी सुन रहे हो डॉक्टर्स, कि अगर वो उन बच्चियों का एक सुकन्या खाता खोल देते उसी पैसे का, तो शायद उसके माता पिता, जो हमारे सरकार की योजना है सुकन्या, जो बच्चियों के लिए है, वो डॉक्टर साहब उस फ्री डिलीवरी, मैं तो उनसे वही रिक्वेस्ट करना, आप फ्री डिलीवरी मत करिए। जो डिलीवरी कराने आया है, पैसे लेके आया है, उसको ये नहीं पता है कि बच्ची होगी कि बच्चा होगा, तो उस बच्ची का एक सुकन्या खाता खोल के उसमें पैसे जमा कर देते, और जब तक वो बच्ची बड़ी होती, सशक्त होती, उसको लगता डॉक्टर साहब ने मेरे लिए एक नया सशक्तिकरण का कार्य किया। और हमारे गोंडा में आपको बताना चाहूंगी, मैं सभी जो गोंडा में हमारा एक नर्सिंग होम शुरू भी कर दिया है, और हमारी जो डॉक्टर साहब गोंडा की, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके यहाँ भी जितनी बच्चियां होंगी उसको पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके, या तुरंत 250 रुपये से खुलता है। देखिए, मेरा आस्ते तो डाक विभाग से, आप बुरा मत मानिएगा, तो मैं डाक विभाग को जरूर लाना चाहती हूँ, क्योंकि हम जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, मेरा सेवा, मेरा ये है कि जिससे हमें मिलता है रोजी रोटी, उससे, उसके लिए हम काम करते हैं। और मैं कहीं, देखिए, आपको मैं कहना चाहूँगी, मैं एक योग का कार्यक्रम भी गांव-गांव में हम लोग चलाते हैं, और मेरा एक फ्री योगा क्लास महिलाओं के लिए सुबह चलता है। हमारे बगल में एक विद्यालय है, रकुल विद्यापीठ, तो वहाँ पे मैं खुद, कि ये होता है कि मैं क्यों जा रही हूँ, हम कभी दूसरों के लिए नहीं कुछ करते, हो सकता है उसी बहाने मेरी भी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, और हम ये कहते हैं कि हम उनके लिए करते हैं, कुछ नहीं, वो हमारे लिए करते हैं। हम इसी बहाने जाते हैं और हम स्वयं स्वस्थ रहते हैं। ऐसे हम चाहते हैं जो नारी या पुरुष जहाँ भी, जिस रूप में भी हैं, वो दूसरों के लिए भी कुछ करें। आपके लिए अपने आप हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ये मैं आपके सामने साक्षात, हम लोग गांव-गांव में भी
अवेयरनेस कैंप, हेल्थ कैंप भी अपने ऑफिस का कैंप लगाते हैं, आधार का कैंप लगाते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा कहती हूँ, चाहती हूँ कि उनको, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तभी तो उनको मैं हेल्थ कैंप भी दे देती हूँ। अपनी टीम मेरी, मैं थोड़ा योग से भी जुड़ी हूँ, महिला संरक्षिका हूँ और राष्ट्र सेविका समिति से भी जुड़ी हूँ। ज़्यादा समय नहीं रहता, पर हमेशा देखिए स्कूलों में जाते हैं तो एक बार आपने साध्वी ऋतंभरा का मैंने सुना था कि सदियों लम्हों की खता, सदियों की सजा। ये शब्द मेरे मस्तिष्क में गूंजता रहता है। किसी विद्यालय में अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं जरूर उन बच्चों को ये देती हूँ शिक्षा कि एक लम्हों की खता आपके लिए सदियों की सजा ना बन जाए। ये आप हमेशा अपने मस्तिष्क में ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कई विचार, शायद यही विचार हमको लेखन के लिए भी प्रेरित कर देते हैं। और जब कभी ऑफिस में उलझती हूँ तो उनको शब्दों के रूप में ही बयां कर देती हूँ। और मैं महिलाओं के लिए, हमारी जो भारत सरकार की योजना है, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी, महिला दिवस भी आ रहा है और आप सब महिलाओं का सम्मान करते हुए एक महिला सम्मान खाता उनके सम्मान में अवश्य खोल देंगे तो सरकार का भी काम हो जाएगा, हमारे डाक विभाग का भी काम हो जाएगा और आपको भी लगा कि आपने महिला को सशक्त करने के लिए कुछ किया। बिल्कुल, आपने जो अपील की है मुझे लगता है उसका बिल्कुल फर्क पड़ेगा और लोग इस विषय में जरूर सोचेंगे। डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, आपने कहा उनके नाम पर खाता खुलवा दीजिए, मुझे लगता है उस विषय में भी जरूर प्रयास होंगे। आप महिलाओं के सम्मान में एक खाता अवश्य खोलेगा और आप अपना खाता भी अवश्य खोलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय निकालने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे